हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स बताया था माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन दो टाइप का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। मैंने दो टाइप भूल गई थी मैं आप लोगों को बताना। एक टाइप और है इंटरनल माइग्रेशन और एक है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन वो होता है जैसे अपने कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दिल्ली पे रहते हैं, बट दिल्ली से आप माइग्रेट करके दूसरे जगह सिर्फ पढ़ाई वगैरह के लिए गए हैं, लाइक कोलकाता ही आप लोग पढ़ाई के लिए आए, तो वो आप लोगों का हो जाता है। कंट्री के अंदर वाला जो माइग्रेशन होता है वो इंटरनल माइग्रेशन होता है। बट जो आप लोग फॉरेन कंट्रीज जाते हैं कमाने के लिए या पढ़ाई के लिए, दुबई वगैरह हो गया, तो वहाँ जाते हैं तो वो आप लोगों का हो जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेशन बेस्ड ऑन काउज। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका इकोनॉमिक माइग्रेशन। इकोनॉमिक माइग्रेशन का मतलब है जब लोग जॉब, बिजनेस, बेटर सैलरी या अच्छी इनकम के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। ये माइग्रेशन सबसे कॉमन टाइप है। तो जैसे एग्जांपल है इसका, एक बिहार का एक स्टूडेंट या वर्कर दिल्ली या मुंबई जॉब के लिए शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? जॉब की तलाश, बेटर सैलरी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी से बचना, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है सोशल माइग्रेशन। सोशल माइग्रेशन का मतलब है जब लोग सोशल रीजंस की वजह से अपनी जगह बदलते हैं, जैसे मैरिज, एजुकेशन, फैमिली के साथ रहना, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, रिलीजियस या कल्चरल रीजन की वजह से जब माइग्रेशन करते हैं तब। अब माइग्रेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका परमानेंट माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन में इंसान हमेशा के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह सेटल हो जाता है और वापस नहीं आता। एग्जाम्पल में इंडिया से कनाडा परमानेंटली सेटल होना। नेक्स्ट है टेम्पोररी माइग्रेशन। टेम्पोररी माइग्रेशन में इंसान कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह रहता है और बाद में अपनी ओरिजिनल जगह वापस आ जाता है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट का पढ़ाई के लिए दूसरी सिटी जाना। नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में लोग सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीजन में काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं और सीजन खत्म होने के बाद घर लौट आते हैं। एग्जाम्पल किसान या लेबर हार्वेस्टिंग सीजन में पंजाब जाना। ठीक है। अब है डेली माइग्रेशन। डेली माइग्रेशन में लोग रोज सुबह काम या पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल में कोलकाता से रोज ऑफिस के लिए सॉल्ट लेक जाना। नेक्स्ट है माइग्रेशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस। तो इसके अंदर भी पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। जब लोग छोटी दूरी तक शिफ्ट होते हैं उसे शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल एक गांव से पास के गांव जाना। नेक्स्ट है मीडियम डिस्टेंस माइग्रेशन। जब माइग्रेशन एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट के अंदर थोड़ी लंबी दूरी तक होता है उसे मीडियम डिस्टेंस माइग्रेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिलीगुड़ी से कोलकाता शिफ्ट होना। नेक्स्ट है माइग्रेशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है कि एक देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। लाइक विलेज टू विलेज हो गया, लोग एक गाँव से दूसरे गाँव शिफ्ट होते हैं। ये मेनली मैरिज या फार्मिंग की वजह से होता है। विलेज टू सिटी, लोग गांव से शहर जॉब, एजुकेशन और बेटर फैसिलिटीज के लिए आते हैं। ये सबसे कॉमन माइग्रेशन है। सिटी टू विलेज, लोग शहर से गांव वापस आते हैं। ये रिटायरमेंट, फैमिली रीजंस या फार्मिंग के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है सिटी टू सिटी, लोग एक सिटी से दूसरी सिटी बेटर जॉब, बिजनेस, एजुकेशन या प्रमोशन के लिए शिफ्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है दिल्ली से बेंगलुरु आईटी जॉब के लिए जाना। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब है जब कोई इंसान एक देश से दूसरे देश में रहने, काम करने या पढ़ाई के लिए शिफ्ट होता है। इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल में इंडिया से यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन को मेनली दो पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट है इमाइग्रेशन, जो माइग्रेशन इसको इन माइग्रेशन भी कहते हैं। तो इन माइग्रेशन या इन माइग्रेशन का मतलब है जब कोई इंसान किसी दूसरे देश या से आकर किसी देश में रहता है, इससे उस देश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, नेपाल का कोई सिटीजन इंडिया में आकर सेटल हो जाए। नेक्स्ट है ए माइग्रेशन, मतलब आउट माइग्रेशन। ए माइग्रेशन का मतलब है जब कोई इंसान अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है, इससे अपने देश की पॉपुलेशन कम होती है। एग्जांपल में इंडिया के इंजीनियर जर्मनी शिफ्ट हो जाए। अब कुछ कॉजेज है माइग्रेशन का। माइग्रेशन के दो कॉजेज होते हैं, एक इकोनॉमिक कॉजेज और एक नॉन इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक रीजंस माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है।
अब जैसे इंडिया का इंजीनियर यूएसए या कनाडा जॉब के लिए जाते हैं। इकोनॉमिक लाइक पैसा की कमी से लोग जाते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक हो गया जो पढ़ाई वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए जाते हैं, वॉर हो रहा है कई जगह तो उसके वजह से जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जाते हैं। तो ये सारा जो है वो नॉन इकोनॉमिक रीजंस के वजह से जाते हैं। अब है ब्रेन एक्सपोर्ट। ब्रेन एक्सपोर्ट का मतलब है जब कोई देश अपना स्किल्ड प्रोफेशनल को दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजता है, इससे रिमिटेंसेस भी मिलती हैं और प्रोफेशनल्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब ब्रेन एक्सपोर्ट का मतलब साफ है जब कोई देश अपने स्किल्ड प्रोफेशनल को दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजता है। नेक्स्ट है ब्रेन इंपोर्ट। ब्रेन इंपोर्ट का मतलब है जब कोई देश दूसरे देशों का टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को अपने देश में काम करने के लिए बुलाता है। जैसे यूएसए और कनाडा फॉरेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, मतलब बुलाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन गेन। ब्रेन गेन का मतलब है जब किसी देश को टैलेंटेड और स्किल्ड मिलते हैं, स्किल्ड लोग मिलते हैं या अपने देश के एक्सपर्ट्स बाहर से वापस आ जाते हैं, इससे टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इकोनॉमी को फायदा होता है। अब कुछ इम्पैक्ट है माइग्रेशन का। माइग्रेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में बहुत से पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज। माइग्रेशन की वजह से कुछ एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जहां वर्कर्स की कमी होती है वहां नए लोग आकर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इससे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और सर्विसेज को स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेटेड एरियाज का प्रेशर कम होता है। जब लोग ओवर पॉपुलेटेड एरियाज से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो भीड़ कम होती है, इससे हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स पर प्रेशर कम पड़ता है। गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग करना भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु शिफ्ट होते हैं, इससे अपने होम स्टेट का पॉपुलेशन प्रेशर कुछ हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज का डेवलपमेंट। जहां पॉपुलेशन बहुत कम होती है माइग्रेशन की वजह से वहां नए लोग बसते हैं, इससे इंडस्ट्रीज, फार्मिंग और बिजनेस डेवलप होते हैं और रिसोर्सेज का बेटर यूज होता है। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सपेंशन। माइग्रेशन से अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इससे लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, म्यूजिक और ट्रेडिशंस का एक्सचेंज होता है। लोग एक दूसरे की कल्चर को समझने लगते हैं और सोसाइटी और भी रिच बन जाती है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रिलीजन। माइग्रेशन की वजह से लोग अपने रिलीजन और कस्टम को नए एरियाज तक ले जाते हैं, इससे अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स को स्प्रेड होता है और कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक वेरिएशन। माइग्रेशन से किसी एरिया की एज, स्ट्रक्चर, जेंडर रेशियो और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। कई सिटीज़ में यंग वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। माइग्रेशन से नए इंडस्ट्रीज और बिजनेस को वर्कर्स मिलते हैं, इससे प्रोडक्शन बढ़ते हैं और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट टुवर्ड वन सोसाइटी एंड कल्चर। जब लोग दूसरी जगह रहते हैं तब मतलब उन्हें अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन की वैल्यू और अच्छी तरह समझ आती है, साथ ही वो दूसरे कल्चर्स का भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। नेक्स्ट है रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। गांव से सिटी माइग्रेशन की वजह से विलेजेस और सिटीज़ के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। लोग नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और स्किल गांव तक ले जाते हैं, जिससे रूरल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइग्रेशन से इंडस्ट्रीज को लेबर मिलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आता है और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है। स्किल्ड वर्कर्स नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है अर्बनाइजेशन। माइग्रेशन की वजह से सिटीज़ के डेवलपमेंट होता है, नए रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज बनता है। इस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अब कुछ रिवर्स इफेक्ट है माइग्रेशन के। तो फर्स्ट पॉइंट है ब्रेन गेन एंड ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। ब्रेन ड्रेन तब होता है जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और स्किल्ड प्रोफेशनल अपने देश छोड़कर दूसरे देश चले आते हैं। इससे अपने देश को टैलेंटेड
लोगों की कमी हो जाती है और डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। ब्रेन गेन कम तब होता है जब स्किल्ड लोग किसी देश में आते हैं या अपने देश वापस लौट जाते हैं। इससे नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और नॉलेज मिलती है और देश की इकोनॉमी और रिसर्च को फ़ायदा होता है। पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज। माइग्रेशन के बाद एक ही लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर के लोग एक जगह मिलकर छोटी छोटी कम्युनिटीज बना लेते हैं। इससे अपनी कल्चर को बचाने में मदद मिलती है, लेकिन कभी कभी ये लोग में सोसाइटी से अलग भी हो जाते हैं। इसी वजह से सोशल इंटीग्रेशन मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आफ्टर मैरिज। जब माइग्रेंट्स बाहर काम करके पैसा कमाते हैं और अपने देश या गांव भेजते हैं तो उस पैसे से घर, बिजनेस, फार्मिंग या एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है। इससे लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है, नए जॉब्स बनते हैं और एरियाज़ का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है डिपोर्टेशन। तो कभी कभी माइग्रेंट्स इलीगल डॉक्यूमेंट्स या इमाइग्रेशन रूल्स तोड़ने की वजह से होस्ट कंट्री से वापस भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को डिपोर्टेशन कहते हैं। डिपोर्टेशन की वजह से माइग्रेंट्स और उनके परिवार को फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। माइग्रेशन की वजह से कभी कभी लोकल लोग और माइग्रेंट्स के बीच टेंशन हो जाती है। लोग हाउसिंग और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंसेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसीज और इंटीग्रेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि सब लोग शांति के साथ रह सकें। पॉइंट है बेस्ड ऑफ माइग्रेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है जबकि कुछ एरियाज की पॉपुलेशन कम हो जाती है। लोग जॉब्स, एजुकेशन, बिजनेस, सेफ्टी और बेटर लाइफ के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। इससे बड़े सिटीज़ और डेवलप्ड रीजन्स में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बढ़ता है जबकि विलेजेस या बैकवर्ड एरियाज में पॉपुलेशन कम हो सकती है। इसी वजह से माइग्रेशन दुनिया भर में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अब है एशिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू वेरियस कॉन्टिनेंट्स। इंडिया से हर साल लाखों लोग एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देशों में पढ़ाई, जॉब्स और बिजनेस के लिए जाते हैं। गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई हो गया, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया इंडियन माइग्रेंट्स के मेजर डेस्टिनेशंस हैं। इस माइग्रेशन से इंडिया को रेमिटेंसेस मिलती है और माइग्रेंट्स को बेटर इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 के पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। लाखों हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान से इंडिया आए जबकि लाखों मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान चले गए। इस माइग्रेशन की वजह से दोनों देशों की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा चेंज आया और कई सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई। नेक्स्ट है माइग्रेशन ड्यू टू वॉर्स फ्रॉम चाइना। चाइना में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स के टाइम कई लोग दूसरे देशों में माइग्रेट हुए। सबसे फेमस एग्जांपल टाइबेट से माइग्रेशन का है। ठीक है, चाइना के कंट्रोल के बाद बहुत से टाइबेटन रेफ्यूजीज इंडिया और नेपाल आए। वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी माइग्रेशन का इम्पोर्टेंट रीज़न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइग्रेशन फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया। श्रीलंका में सिविल वॉर, सिलहाला तमिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम हजारों श्रीलंकन तमिल्स अपनी जान बचाने के लिए इंडिया, खासकर तमिलनाडु आए। इंडिया ने इनमें से बहुत से रेफ्यूजीज के कैंप्स और बेसिक फैसिलिटीज दी। नेक्स्ट है माइग्रेशन फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल और एथनिक वायलेंस की वजह से कई लोग इंडिया आए। रोहिंग्या मुस्लिम्स और म्यांमार के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने भी सेफ्टी के लिए इंडिया में शरण लिया। ये माइग्रेशन मेनली सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स इश्यूज की वजह से हुआ। नेक्स्ट है माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। बांग्लादेश से कई लोग एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिवलीहुड, फ्लड्स और बॉर्डर एरियाज़ की प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया आते रहे हैं। कुछ माइग्रेशन लीगल होता है और कुछ इलीगल। इस माइग्रेशन का इफेक्ट बॉर्डर स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा पर ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है माइग्रेशन फ्रॉम टाइबेट टू इंडिया। 1959 में दलाई लामा का इंडियन आने के बाद हज़ारों टाइबेटन रेफ्यूजीज भी इंडिया आए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और दूसरे स्टेट्स में सेटलमेंट्स बनाए। आज भी इंडिया में एक बड़ी टाइबेटन रेफ्यूजी कम्युनिटी रहती है जो अपनी कल्चर और रिलीजन को प्रिजर्व कर रही है। नेक्स्ट है
माइग्रेशन फ्रॉम पैलेस्टाइन टू अदर कंट्रीज। पैलेस्टाइन में वॉर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत से पैलेस्टाइनियंस अपने घर छोड़कर जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और दूसरे मिडल ईस्ट के देशों में चले गए। कई लोग यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भी माइग्रेट हुए। इस फोर्स्ड माइग्रेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस में से एक को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन इंटरनेशनल माइग्रेशन टू नॉर्थ अमेरिका। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूरोप से लाखों लोग नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा माइग्रेट हुए। इसका मेन रीजन था जॉब, बेटर इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फार्मिंग के लिए लैंड और अच्छी लाइफ की तलाश। यूरोप में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, जबकि नॉर्थ अमेरिका नए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था। इस माइग्रेशन से यूएसए और कनाडा की पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों तेज़ी से बढ़ा। अब है टू नॉर्थ अमेरिका। यूरोप से बहुत बड़ा लेवल पर लोग नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट हुए। ये माइग्रेशन खास करके 19th सेंचुरी में हुआ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब है टू वेरियस डायरेक्शन। यूरोप से माइग्रेशन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका तक ही नहीं था, बहुत से लोग साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी गए। इन कंट्रीज में नए बिजनेस, फार्मिंग और एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल रहा था। इसीलिए यूरोपियंस अलग अलग डायरेक्शन में माइग्रेट हुए और उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और कल्चर के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 के टाइम यूरोप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। इस वजह से लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। बहुत से लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरा सेफ कंट्रीज में माइग्रेट हुए। ज्यूज और दूसरे परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को भी यूरोप से भागना पड़ा। वॉर के बाद बॉर्डर्स बदलना और नए कंट्रीज बनने की वजह से भी माइग्रेशन बढ़ा। इस पीरियड ने दुनिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बदल दिया और इंटरनेशनल माइग्रेशन को एक नई डायरेक्शन दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, चाइल, वेनेजुएला एक्सेट्रा, मतलब इंटरनेशनल माइग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस रहे हैं। 19th और 20th सेंचुरी में यूरोप से लाखों लोग इन कॉन्टिनेंट्स में आए। उनका मेन पर्पस था बेटर जॉब, फर्टाइल लैंड, इंडस्ट्रीज, बिजनेस और अच्छी लाइफ। बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग भी इन कंट्रीज में माइग्रेट करने गए। नॉर्थ अमेरिका स्पेशली यूएसए और कनाडा स्किल्ड प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन सेंटर्स बन गया। यहाँ डेवलप्ड इकोनॉमी, हाई सैलरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेटर एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से हर साल लाखों इमिग्रेंट्स आते हैं। इंडिया, चाइना, मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों से भी बहुत लोग नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट करते हैं। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना ने यूरोपियन माइग्रेंट्स को फार्मिंग और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इनकरेज किया। बाद में नेबरिंग कंट्रीज के लोग भी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए साउथ अमेरिका माइग्रेट करने लगे। इस माइग्रेशन की वजह से दोनों कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन, इकोनॉमी और कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत बढ़ी। नेक्स्ट है अफ्रीका एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। अफ्रीका में इंटरनेशनल माइग्रेशन का पैटर्न दूसरे कॉन्टिनेंट से थोड़ा अलग था। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे यूरोपियन अफ्रीका आए और माइनिंग, एग्रीकल्चर और ट्रेड को डेवलप किया। इसके बाद अफ्रीका के कई लोग भी जॉब्स और बेटर लाइफ के लिए यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट माइग्रेंट्स करने गए। अफ्रीका के अंदर भी बहुत माइग्रेशन होते हैं। लोग एक अफ्रीकन कंट्रीज से दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग, माइनिंग और बिजनेस के लिए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और केनिया जैसे कंट्रीज माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती है। अफ्रीका में वॉर, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ड्राउट, फैमाइन और पॉवर्टी भी माइग्रेशन के बड़े रीजंस होते हैं। सूडान, सोमालिया, इथियोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देशों से लाखों लोग रेफ्यूजी बनकर नेबरिंग कंट्रीज या यूरोप की तरफ माइग्रेट करते हैं। इसीलिए अफ्रीका में इकोनॉमिक माइग्रेशन के साथ साथ रेफ्यूजी माइग्रेशन भी बहुत कॉमन है। माइग्रेशन ने अफ्रीका की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी और सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़ा इंटरनेशनल माइग्रेशन डेस्टिनेशन में से एक है।
स्टार्टिंग में यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी। 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन से लोग ऑस्ट्रेलिया आए। पहले ब्रिटिश प्रिजनर्स को भेजा गया और बाद में फार्मर्स, वर्कर्स और बिजनेसमैन भी यहाँ सेटल होने लगे। इस माइग्रेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों तेजी से बढ़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन को इंकरेज किया क्योंकि देश को इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी, इसीलिए यूरोप से बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया आए। बाद में एशिया के देश जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम और श्रीलंका से भी स्किल्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स माइग्रेट करने लगे। आज ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट स्किल माइग्रेशन पॉलिसी फॉलो करती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स, टीचर और रिसर्चर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट और परमानेंट रेसिडेंट भी हर साल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हाई सैलरी, क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न हेल्थ केयर, सेफ इन्वायरमेंट और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया के एक मल्टीकल्चरल कंट्री बन गया है। यहाँ अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेज और कल्चर्स के लोग मिलकर रहते हैं। माइग्रेशन ने ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्रीज, ट्रेड, एजुकेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी बनी रहती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल बर्थ रेट रिलेटिवली लो है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मतलब है पॉपुलेशन को बढ़ना, घटना या उसकी स्ट्रक्चर में बदलाव आना है। इसका इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में एज, स्ट्रक्चर और सेक्स रेशियो भी शामिल है। ये दोनों फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ और मैन पावर को बहुत अफेक्ट करता है। एज का मतलब है पॉपुलेशन को अलग अलग एज ग्रुप्स में बांटना, जैसे चिल्ड्रेन, वर्किंग एज, एडल्ट्स और ओल्ड पीपल। किसी देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फ्यूचर में बर्थ रेट और लेबर फोर्स दोनों बढ़ने का चांस होता है। अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो बर्थ रेट कम और डिपेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है। ये किसी देश की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। बैलेंस सेक्स रेशियो से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे होते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फ्यूचर में मैरिज, वर्क फोर्स और सोशल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है एज, सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन पिरामिड। एज सेक्स रेशियो को पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू दिखाया जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफ होता है जिसमें लेफ्ट साइड पर मेल पॉपुलेशन दिखाई जाती है, राइट साइड पर फीमेल पॉपुलेशन दिखाई जाती है, नीचे यंग एज ग्रुप्स और ऊपर ओल्ड एज ग्रुप्स होते हैं। इस ग्राफ से पता चलता है कि किसी कंट्री में यंग लोग ज़्यादा है या ओल्ड लोग, बर्थ रेट कैसी है और फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ या ट्रेंड क्या हो सकता है। एज पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड है। पॉपुलेशन पिरामिड किसी देश की एज और सेक्स कॉम्पोजिशन को आसानी से समझाता है। इससे ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जॉब और ओल्ड एज केयर की कितनी ज़रूरत होगी। इसीलिए पॉपुलेशन पिरामिड में पॉपुलेशन पिरामिड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एज पिरामिड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।